नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से ये क्लास नंबर 10 के अंदर सफल स्टार्टअप की इस यूट्यूब चैनल के ऊपर कि जहां पर हम आप सभी लोगों को आपके बिजनेस की, आपके स्टार्टअप की ये जो जर्नी है उसको और कैसे आसान बनाए, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखें, आप कैसे इस अपने स्टार्टअप की जर्नी के अंदर सफल हो पाए, उसकी जो है वो बात करते हैं और उसको आपको जो है वो स्टेप बाय स्टेप जो है वो गाइड करने की कोशिश करते हैं। तो आज का जो क्लास है, इनसे पहले हमने 9 क्लास जो है वो पब्लिश कर दी ऑलरेडी, जहां पर हमने अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर जो वो बातचीत की और हर एक टॉपिक के ऊपर डिटेल में जो है वो डिस्कशन होता ही रहेगा। तो आप अगर इस चैनल के ऊपर नए हैं तो पहली बार अगर आप आए हुए हैं और अगर आप अपने स्टार्टअप की जर्नी की, बिजनेस की जर्नी की जो वो शुरुआत करना चाहते हैं, तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले दिनों के अंदर हर एक जो अपडेट है वो आपको मिलते रहे। ये चीज़ जो मैं आपको यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ वो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज और बड़ी बड़ी कॉलेजेस के अंदर लाखों करोड़ों रुपए की फीस लेके जो है ना वो पढ़ाया जाता है। वो चीज, वो ज्ञान मैं आपको ऑलमोस्ट फ्री के अंदर जो है वो देने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको पहले ही, आई थिंक अगर आप पहले हमारे व्यूअर है तो मैंने बताया था, मैंने शेयर किया हुआ था कि हमारा यही एक प्रयास है कि आने वाले 5 सालों के अंदर भारत के अंदर 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को कैसे भी करके, स्टूडेंट्स हो गए, वर्किंग प्रोफेशनल्स हो गए, उसको अपने स्टार्टअप की शुरुआत करवाना है और वो अपना स्टार्टअप को सफल तरीके से चला सके, उस तरीके से उसको जो वो गाइड कर रहा है, वो भी एक बहुत ही किफायती, मतलब आई थिंक प्राइस के अंदर, एक बहुत ही अफोर्डेबल रेट के अंदर। तो अभी मैं आपको यहाँ पर जो दे रहा हूँ वो तो सभी जो है वो फ्री का कंटेंट है और फ्री का कंटेंट भी इतना तगड़ा है कि जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज के अंदर जो है ना वो लाखों रुपए लेकर लोग जो है वो पढ़ते हैं, वो मैं चीज आपको यहाँ पर बताने के लिए जा रहा हूँ। तो आज का क्लास नंबर जो 10वां है वो है हमारा चूजिंग योर को फाउंडर के ऊपर। क्लास नंबर 9 जो था, जो आपने वीडियो शायद देखा होगा, वहां पर हमने जो बात करी वो बात करी हमने कि भाई हम कैसे इक्विटी रीच, मतलब हमें स्टार्टअप्स के अंदर जाना चाहिए या फिर हमें केस रीच स्टार्टअप्स के अंदर जाना चाहिए। मतलब कि दो तरीके के स्टार्टअप्स होते हैं, वहां पर मैंने बताया था कि एक होता है केस रीच और एक होता है जो है वो इक्विटी रीच, की जहां पर शुरुआत के अंदर इक्विटी रीच स्टार्टअप्स के अंदर होता क्या है कि भाई वहां पर फोकस जो होता है वो आपके केस के ऊपर नहीं रहता। हाँ, जो फोकस होता है वो आप शुरुआत में प्रॉफिट कमाओ, शुरुआत में आप कैश कमाओ, उसके ऊपर नहीं रहता। वहां पर जो फोकस रहता है वो ये रहता है कि कैसे भी करके हम फंडिंग ले, रेवेन्यू बढ़ाए, फंडिंग ले और रेवेन्यू बढ़ाए। उसमें जो है वो प्रॉफिट का चेहरा फाउंडर बहुत लंबे समय के बाद देखता है। और उसमें चैलेंजेस की भी हमने बात करी, उसमें चैलेंजेस बहुत ज्यादा है। दूसरा हमने बात करा हुआ था कि भाई जो है वो एक है केस रीच स्टार्टअप्स की, जहां पर फ्रॉम डे वन इटसेल्फ जो फोकस होता है वो होता है प्रॉफिट। जो फोकस होता है वो होता है कि भाई कंपनी कैसे केस रीच बने। ठीक है, जितनी जल्दी बन सकती है उतनी जल्दी हम जो वो प्रॉफिट के ऊपर ध्यान दें, ना कि सिर्फ रेवेन्यू के ऊपर। तो मेरा ये मानना है कि शुरुआती दौर के अंदर आपको केस रीच स्टार्टअप्स के अंदर जाना चाहिए रादर देन चेजिंग द इक्विटी रिच स्टार्टअप्स, क्योंकि इक्विटी रिच स्टार्टअप्स के जो ड्रॉबैक मैंने बताए हुए थे, जो कॉन्स मैंने बताए हुए थे, वो बहुत ज्यादा है। हर एक उसके अंदर सरवाइव नहीं कर पाता, आपको सिर्फ और सिर्फ फंडिंग वाली गेम जो वो खेलनी पड़ेगी। अगर आपका आइडिया उतना तगड़ा नहीं है तो शायद आपको उतना जो है वो फंडिंग मिले भी ना। हाँ, अगर आप मार्केट में कुछ डिस्ट्रप्शन ला रहे हो तो शायद आई थिंक हो सकता है कि आपको अच्छी तरीके से फंडिंग मिले। बट अगर आपका जो है वो अ काइंड ऑफ कोमोडिटी टाइप ही बिजनेस है तो यू शुड डेफिनेटली गो फॉर द केस रीच स्टार्टअप्स, क्योंकि केस रीच स्टार्टअप्स आपको एक सुकून की नींद, चैन की नींद जो वो देगा। मेहनत उसमें लगेगी, हाँ उसमें जो है वो पैसा तो उसमें भी लगेगा बट मेहनत भी उसमें बहुत ज़्यादा लगेगी। बट मतलब अगर आप लंबी जर्नी की ओर देखेंगे तो उसमें आप जो है वो फायदेमंद रहेंगे। तो वो हमने क्लास नंबर 9 के अंदर समझाया। आज का जो क्लास है वो क्लास है कि भाई आपको को फाउंडर चुनना चाहिए कि नहीं। राइट, क्योंकि ये जर्नी के अंदर आप अकेले तो जो है वो आगे नहीं बढ़ोगे। को फाउंडर इस जर्नी के अंदर चुनना बहुत, मतलब बहुत जरूरी है कि नहीं है, वो तो मेरे क्लास के बाद आप डिसाइड करो। तो मैं आपको ये जो पूरी सीरीज अभी, मतलब क्लास 10 से आने वाले 3-4 जो क्लास है वो चलेगी कि कैसे भाई जो है वो केस रीच स्टार्टअप, सॉरी ये फाउंडर, मतलब आई थिंक जो है वो चूज करना चाहिए आपको कि नहीं। अगर करना चाहिए तो क्या क्या क्वालिटीज देखनी चाहिए, क्या क्या जो है वो ख्याल रखना चाहिए, इक्विटी स्प्लिट्स जो है वो कैसे करें। इसके साथ साथ जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है दोनों फाउंडर्स के बीच में, उसको कैसे पहले से ही जो है वो डिसाइड करें। तो ये सब ये आने वाले 4-5 मतलब आई थिंक क्लास के अंदर
फाउंडर्स चूजिंग योर को फाउंडर वाला क्लास है उसके अंदर जो है वो चलने वाला है। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गोना स्टार्ट दी सेशन, लेट्स गोना स्टार्ट दी वीडियो। ठीक है, मैं आप सभी लोगों को यहाँ पर स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखिएगा इस चीज को। अब देखिए क्लास नंबर 10, चूजिंग योर को फाउंडर, राइट, चूजिंग योर को फाउंडर। अब मैं आपको इसको जो है वो इस तरीके से थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूं। अगर मैं आपको पूछूं, अगर मैं आपको पूछूं, माय क्वेश्चन, माय क्वेश्चन टू ईच वन ऑफ यू, अगर मैं आपको यहां पर पूछूं, माय क्वेश्चन टू ईच वन ऑफ यू इज, व्हाट इज द बिगेस्ट डिसीजन ऑफ योर लाइफ? व्हाट इज द बिगेस्ट डिसीजन ऑफ योर लाइफ? आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा बिगेस्ट डिसीजन क्या होता है? क्या होता है? अगर आप मुझे यहाँ पर चैट बॉक्स में बता पाए, मतलब आई थिंक कमेंट के अंदर, तो आप जरूर जब ये क्लास अटेंड कर रहे होते हैं तब जरूर जो है वो कमेंट बॉक्स के अंदर लिखिएगा, ताकि मुझे भी थोड़ा सा अच्छा लगेगा, मुझे भी जो है वो मजा आएगा। तो मेरा सवाल आप सभी लोगों को ये है कि भाई व्हाट इज द बिगेस्ट डिसीजन ऑफ योर लाइफ? मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको सोचने का वक्त दे रहा हूँ, थोड़ा सा इसके ऊपर जो है वो गहराई से सोचिएगा कि एक व्यक्ति की जिंदगी का सबसे बड़ा डिसीजन जो है वो क्या होता है। जनरली मैं आमतौर के ऊपर बात कर रहा हूं। अगर किसी को इसका जवाब देने की इच्छा हो तो जरूर, जैसे मैंने कहा कि आप कमेंट बॉक्स के अंदर जो है वो आपकी प्रतिक्रिया देते रहिएगा, ताकि भाई हमें भी मजा आए, थोड़ा सा देखें हम भी, ठीक है। अगर मैं इसका जवाब दूं तो द बिगेस्ट डिसीजन ऑफ एनीबडीज लाइफ इज चूजिंग योर लाइफ पार्टनर। आप किसके साथ आपकी जिंदगी बिताएंगे, आपका लाइफ पार्टनर कौन होगा, आप किसके साथ शादी करेंगे, ये इंसान की जिंदगी का सबसे बड़ा डिसीजन होता है। क्योंकि आप मेरी बात को सुनिएगा, हाँ, आप मेरी इस बात को सुनिएगा कि मतलब आप इसको इस तरीके से समझो, जो है आपका जन्म जो है, हम्म, आपका जन्म जो है वो क्या आपके हाथ में है? ये आपके हाथ में नहीं है। हाँ, आप कहां पर जो है वो जन्म लेंगे, क्या ये आपके हाथ में है? आप अंबानी जी के वहां पर जन्म लेंगे, अदानी जी के वहां पर जन्म लेंगे, या फिर जहां कहीं पर भी हमने जन्म लिया वहां पर जन्म लेंगे, क्या हमारे हाथ में है? नहीं है। वो हमारे पुराने कर्मों के ऊपर है। ठीक है, हम जो है, मतलब मैं अगर आपको वैसे बताऊं कि चूज योर पेरेंट्स, क्या ये आपके हाथ में है? ये भी आपके हाथ में नहीं है। कौन से माता पिता को हमें पसंद करना, क्या ये हमारे हाथ में है? नहीं है। अगर मैं दूसरा सवाल पूछूं कि भाई सिबलिंग्स को पसंद करना, तो क्या ये हमारे हाथ में है? ये भी जो है वो हमारे हाथ में नहीं है। ये ये जितनी भी चीजें मैंने यहां पर बताई मेरे यारों, ये कोई मतलब कोई चीज जो आपके हाथ में नहीं है। तो जिंदगी का एक ये डिसीजन, हाँ, ये कुछ आपके हाथ में नहीं है। जिंदगी का एक ये डिसीजन, कौन सा डिसीजन? चूजिंग योर लाइफ पार्टनर, ये आपके हाथ में है। आप किसके साथ शादी करोगे, किसके साथ आगे बढ़ोगे, किसके साथ अपनी बाकी की जो 30 40 50 साल की जो जिंदगी है वो बिताओगे, ये आपके हाथ में है।
कोई अरेंज मैरिज करते हैं, कोई लव मैरिज करते हैं। अरेंज मैरिज करने से पहले भी आप उसके साथ डिस्कस करते हैं, अगर अच्छा लगता है, बात करते हैं, तो ही जो वो आगे बढ़ते हैं ना, या आप चूज करते हो। इन अ सेम वे आपके स्टार्टअप के अंदर क्या ऐसा सबसे बड़ा जो है वो डिसीजन रहेगा? जैसे आपकी लाइफ का सबसे बड़ा डिसीजन जो है वो आपके लाइफ पार्टनर को चूज करना है, वैसे ही आपके स्टार्टअप्स के अंदर सबसे बड़ा डिसीजन क्या रहेगा पता है आपको? वैसे ही आपके स्टार्टअप्स के अंदर सबसे बड़ा जो है वो मेरे यारो डिसीजन आपका रहता है, हाँ, बिगेस्ट डिसीजन इन योर स्टार्टअप, बिगेस्ट डिसीजन इन योर स्टार्टअप वो रहता है, इस चीज को, बिगेस्ट डिसीजन इन योर स्टार्टअप्स वो रहता है कि भाई चूजिंग योर को फाउंडर, हाँ, चूजिंग योर को फाउंडर, आपके को फाउंडर को जो है वो पसंद करना, ये आपके स्टार्टअप का जो है वो सबसे बेस्ट या फिर सबसे बिगेस्ट मैं कह सकता हूं जो है वो डिसीजन रहेगा। बेस्ट होगा कि नहीं वो तो जो है वो समय ही बताएगा, पर सबसे बड़ा डिसीजन जो कोई होगा आपकी इस जर्नी के अंदर वो ये होगा कि आप कौन से को फाउंडर को आपका पार्टनर चुनते हैं, मतलब कौन से व्यक्ति को आपका को फाउंडर चुनते हैं। मतलब जब शादी के अंदर होती है तो वहां पर मतलब आप ऐसा मानो कि दो व्यक्ति साथ में मिलकर एक तीसरे व्यक्ति को भी जन्म देते हैं, तीसरे बच्चे को भी जन्म देते हैं। बट आपके स्टार्टअप्स के अंदर जो आपका पार्टनर होगा, जो आपका को फाउंडर होगा, वहां पर आपको एक ही साथ ना मिलके भी एक ऐसे बच्चे को जन्म देना है कि जिसको आपको बड़ा भी करना है, उसको जन्म भी देना है, उसको उसको जो है वो अच्छी तरीके से एजुकेशन भी देना है, उसको बहुत अच्छी तरीके से फैसिलिटी भी देनी है। हाँ, क्योंकि आपका स्टार्टअप आपके बच्चे के जैसा ही होगा, आपका बिजनेस आपके बच्चे के जैसा ही होगा। सो लाइफ पार्टनर चूज करके उसको साथ जो है वो आगे जिंदगी बिताना और तीसरे व्यक्ति को जन्म देना काफी अच्छी चीज है, काफी आसान चीज है, रादर कि भाई कोई को फाउंडर के साथ आप मिलकर आपके तीसरे बच्चे मतलब आपके स्टार्टअप्स को जन्म दे रहे हो। इनसे आसान काम आपके रियल बच्चे को जो है वो जन्म देना है, होता है। तो कहने का मेरा मतलब यही है मेरे यारो कि भाई आप जो है वो को फाउंडर कौन से चूज करोगे, वो डिसाइड करेगा कि आपका स्टार्टअप जो है वो कितना सफल होगा, कितना जो है वो फेलियर की ये और जो है वो जाएगा। तो इस तरीके से मैं इसको बोलता हूं कि भाई फाउंडिंग टीम जो होती है इट इज योर रियल स्टार्टअप। फाउंडिंग टीम जो है, फाउंडिंग टीम, फाउंडिंग टीम इज योर रियल स्टार्टअप। फाउंडिंग टीम इज योर रियल स्टार्टअप। फाउंडिंग टीम जो है वो आपकी जो है वो मैं कह सकता हूँ आपका जो है रियल स्टार्टअप है, कि आप किसको जो आपकी फाउंडिंग टीम का मेंबर बनाते हो, किसको आप उसका हिस्सा बनाते हो, किसको आप जो को फाउंडर चुनते हो, को फाउंडर्स चुनते हो, राइट। क्योंकि क्या है पता है, माइट बी, आप इसको इस तरीके से देखिए, माइट बी मैं आपको ऐसा बोलूं, क्यों ये बहुत जरूरी है, को फाउंडर को चुनना क्यों जरूरी है, आपको चुनना चाहिए कि नहीं, उन सभी चीजों के ऊपर बात करेंगे। माइट बी यू आर बेस्ट एट प्रोडक्ट डेवलपमेंट, आइडिया आपने जो है वो पसंद किया, उसके बाद जो है वो आपने प्रोडक्ट डेवलपमेंट किया, तो आप प्रोडक्ट डेवलपमेंट के अंदर, आपकी प्रोडक्ट के अंदर, आपकी सर्विस के अंदर यू आर द बेस्ट, यू आर द नंबर वन। माइट बी, माइट बी मैं इसको अभी ऐसे ही लिखता हूं, यू आर बेस्ट एट, मैं कह सकता हूं कि भाई मार्केटिंग, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि भाई यू आर बेस्ट एट सेल्स, ऐसा भी हो सकता है यू आर बेस्ट एट फिनांस,
या फिर मैनेजिंग द फिनांस। आप कोई एक चीज के अंदर जो है वो बेस्ट हो सकते हो, या फिर ज्यादा से ज्यादा दो चीजों के अंदर बेस्ट हो सकते हो। बट माई क्वेश्चन टू ईच वन ऑफ यू इज, मेरा सवाल आप सभी लोगों से ये है, व्हाट इफ, व्हाट इफ, व्हाट इफ, व्हाट इफ योर को फाउंडर इज नॉट बेस्ट? हाँ, अगर आपका को फाउंडर जो है वही बेस्ट नहीं है, आप फिनांस के अंदर बेस्ट हो, सेल्स के अंदर बेस्ट हो, मार्केटिंग के अंदर बेस्ट हो, प्रोडक्ट डेवलपमेंट के अंदर बेस्ट हो, आप बहुत अच्छा जो है वो कर सकते हो, एवरीथिंग इज गुड। बट अगर क्या होगा, आपका को फाउंडर जो है उसी में आप बेस्ट नहीं हो, या फिर ये चूज करने में आप जो है वो बेस्ट नहीं हो। कई सारे स्टार्टअप्स को हमने जो है वो खत्म होते देखा है, कई सारे बिजनेसेस को हमने खत्म होते देखा है। क्यों? क्योंकि एक बहुत अच्छी आशा के साथ शुरू तो किया हुआ होता है, मार्केट में उसकी नीड भी होती है, बर्निंग प्रोडक्ट भी वो जो है लाए हुए होते हैं, बट अपने को फाउंडर के बीच में कई बार जो है वो आनाकानी हो जाती है, कई बार जो है वो वहां पर कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, कई बार वहां पर जो है वो मन भेदभाव भेदभाव हो जाता है, मन मुटाव हो जाता है। तो उसकी वजह से हमने जो है वो कई सारे स्टार्टअप्स को खत्म होते हुए भी देखा है। असनीर ग्रोवर का आपने एग्जांपल सुना, भारत पे का, वो तो मतलब आई थिंक बहुत चर्चित था, इसके लिए बाहर मार्केट में इतना ज्यादा प्रचलित हुआ। बट हर 10 में से 4 या 5 के साथ इस तरीके की जो वो घटनाएं घटित होती है। तो हमें पहले से ये डिसाइड करना, और पहले से मैं कह सकता हूं कि थोड़ा सा इसके ऊपर ध्यान देना, वो बहुत मतलब बहुत जो है वो जरूरी है। क्या होगा, जरा इस चीज को सोचिए। हम्म? क्या होगा इफ योर, आपने किसी को को फाउंडर चुना, आपने अब कोई दोस्त को या फिर कोई जो है वो कलीग को, या फिर मैं कोई बता सकता हूँ कि लाइफ पार्टनर को, या फिर किसको भी आपने जो को फाउंडर चुना। इफ योर को फाउंडर इज प्लेइंग पॉलिटिक्स, और वो मतलब कुछ शुरुआत हो गई, 4 से 8 महीने हो गए, एक आध साल हो गया, इसके बाद आपने देखा कि आपका जो को फाउंडर है इज प्लेइंग पॉलिटिक्स, आप क्या करोगे? क्या करोगे इफ योर को फाउंडर इज प्लेइंग पावर गेम? वो आपके वहां पर जो लोग हैं उसको आपके विरुद्ध में भड़का रहे हैं, आपके अगेंस्ट में भड़का रहे हैं, सभी लोगों को अपनी ओर जो खींचने की कोशिश कर रहे हैं। आपके को फाउंडर को कल जाके पता लगा कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट में ये बंदा मास्टर था, प्रोडक्ट डेवलपमेंट तो हो गई है, अब उसकी कोई जरूरत नहीं है, अब मैं सभी लोगों को मेरी ओर लाता हूं और इसको बाहर निकाल देता हूं। तब आप क्या करोगे? क्या करोगे आप अगर आपका जो को फाउंडर, जिसके ऊपर आपने इतना भरोसा करके उसको आपके फाउंडिंग टीम का मेंबर बनाया हुआ था, आपने उसको इतना बड़ा मौका दिया हुआ था, अब वो जो है वो पॉलिटिक्स करने लगा है? हाँ, क्या करोगे? क्या आपने कभी सोचा इफ योर को फाउंडर इज, आप ऐसा मानो कि भाई नॉट गिविंग इनफ टाइम। हाँ, आप जो है वो संडे को भी काम कर रहे हो, आप सुबह 8 बजे ऑफिस पर आ जाते हो, रात को 8-9 बजे घर पर जाते हो, आप अपने फैमिली के साथ जो भी समय है उसको भी कहीं ना कहीं जो वो सेक्रीफाइस करते हो। पर आप देख रहे हो कि आपका को फाउंडर दोपहर को 12 बजे आता है, शाम को 6 बजे चले जाता है, वो वीकेंड्स में भी नहीं आता, वो घूमने के लिए चला जाता है, वो हर बार कई कभी अपने जो है वो पत्नी जी के साथ घूमने के लिए बाहर ट्रिप में चला गया, कभी अपने माता पिता के साथ ट्रिप में बाहर चला गया, और आप यहाँ पर बैठे बैठे देख रहे हो कि भाई वो घूम रहा है, वो टाइम भी नहीं दे रहा। शायद ऐसा भी हो सकता है आप ऑफिस से काम कर रहे हो, वो भाई साहब अगर दूर बैठा हुआ है तो वर्क फ्रॉम होम कर रहा है, या फिर सिटी में ही है, फिर भी 8 दिन में से 2-3 दिन ऑफिस आ रहा है, 2-3 दिन बोलता है मैं वर्क फ्रॉम होम करूंगा। आप जितना समय दे रहे हो उतना समय वो नहीं दे रहा, और इक्विटी दोनों की 50-50% अगर है, मैं आगे उसके ऊपर भी आऊंगा कि भाई कितना, कैसे जो इक्विटी स्प्लिट होना चाहिए, क्या क्या बात होनी चाहिए। बट आप जरा ये सोचो कि 4-6 महीने के बाद पता लगा कि ये भाई साहब तो अभी इनफ टाइम दे ही नहीं रहा, वो पावर गेम खेल रहा है, या तो वो पॉलिटिक्स कर रहा है, कुछ भी हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा कि सबकी सब चीज ये करेगा।
हो सकता है सभी की सभी चीज करे, हो सकता है कुछ ना करे, हो सकता है एक आध दो चीज करे, बट मेरा कहना यह है कि भाई आप उस टाइम के ऊपर क्या जो है वो सोचोगे, क्या जो है वो डिसीजन लोगे। ऐसा भी हो सकता है कि मैं आपको बताऊं, आपका जो को फाउंडर है, ठीक है, इफ योर को फाउंडर इज डिमांडिंग मोर मनी, वो जो है वो ज्यादा पैसा मांग रहा है। पहले जो भी एक्सवाइजी वर्बली आपका डिस्कस हुआ था, कुछ कागज के ऊपर तो था नहीं, बट ये भाई साहब को अब लगा कि भाई मैं तो ज्यादा ज्यादा पैसा जो है वो डिजर्व करता हूं। ये मतलब वो आपको बोलेगा कि आपका काम तो सिर्फ प्रोडक्ट डेवलपमेंट का था, वो तो हो गया, अब बाकी का पूरा सेल्स लाने का, ऑपरेशन संभालने का, मार्केटिंग का, सब काम का तो मैं करता हूं। मुझे जो है आपसे ज्यादा पैसा मिलना चाहिए, मुझे आपसे ज्यादा इक्विटी मिलनी चाहिए, मुझे आपसे ज्यादा सैलरी मिलनी चाहिए। तब आप क्या करोगे? तब क्या आप उसके साथ लड़ोगे, उसके साथ झगड़ोगे? आपके विजन का क्या होगा, आपके मिशन का क्या होगा? आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो कुछ भी चीज हो सकती है, शायद आई थिंक वो आपके पास से ज्यादा पैसा भी जो है वो मांग सकता है, ज्यादा इक्विटी भी मांग सकता है, शायद आई थिंक उतना इनफ टाइम भी ना दे, शायद पावर गेम भी खेल सकता है, शायद आई थिंक पॉलिटिक्स भी खेल सकता है। कई सारे जो है वो घटनाएं घटित होती है। हाँ, इसके साथ साथ क्या होगा कि अगर अगर आपका जो को फाउंडर है, हाँ, इज नॉट अलाइंड विथ योर विजन, वो आपके विजन के साथ जो अलाइन ही नहीं है, तो आप क्या करोगे? शुरुआत में जब आपने उसको उसको को जो है वो कुछ सपना दिखाया, शुरुआत में आप दोनों की बात हुई, आपका आइडिया अच्छा लगा, आपके ऊपर भरोसा था, तो ऐसा भी हो सकता है ना कि जब आप को फाउंडर चूज करते हो तब उसके पास कुछ नहीं था, उसके पास इतना पैसा कमाने का, मान लो वो भी जॉबलेस बैठा हुआ है, या फिर वो भी कम आमदनी कमा रहा है, और आपके साथ जुड़ने का उसको ये फायदा हुआ कि सीधा ही, मतलब शायद आई थिंक जो है वो उसको ज्यादा सैलरी मिलने की एक्सपेक्टेशन थी, या फिर वो कोई फ्रीलांसिंग कर रहा था, कुछ भी हो सकता है। तो तब तो उसकी जरूरत थी, उसको लगा कि भाई हाँ, मतलब कभी कभी ऐसा भी होता है कि भाई सीधा को फाउंडर जो है वो लोग नहीं चुनते। आप 6 महीने चले गए, 8 महीने चले गए, जो बेसिक काम था वो आपने अपने हिसाब से कर लिया, अब इसके बाद स्केल करने के लिए आपको लगा कि मुझे को फाउंडर की जरूरत है, और आपकी पुरानी कंपनी में कोई व्यक्ति काम कर रहा था, कोई कोलीग काम कर रहा था, आपके साथ कोई बंदा पढ़ रहा था, वो दोस्त को आपने ऑफर किया। अब उस दोस्त के पास भी उतनी अच्छी तरीके से जॉब कुछ थे नहीं, उसके पास भी कुछ ऑप्शन था नहीं, और आपने ये 6-8 महीने 1 साल मेहनत करके एक बेस सेट कर लिया था, आपका रेवेन्यू मॉडल बनने लगा था। उस भाई साहब को आपने ऑफर की को फाउंडर के तौर के ऊपर, वो आ गया क्योंकि उसके पास भी कुछ नहीं था, तो वो कुछ चंद अमाउंट कमाने के लिए आया था। वो अपना, मतलब उसकी जॉब भी अभी गई हुई थी, तो एक फिल्डर के रूप में आपके स्टार्टअप को देख रहा था, आपके विजन के साथ जो है वो अलाइनमेंट नहीं थी उसकी, आपके अंदर जो भूख है वो भूख उसकी नहीं थी, उसकी भूख जो है वो कुछ 6-8 महीने उसको, मतलब अभी सैलरी नहीं आ रही तो उतना पैसा आ जाए, वो पैसे की भूख है, बट इज नॉट अलाइनिंग विथ योर विजन। ये बहुत जरूरी है। हाँ, वो बंदा आपके विजन के साथ जो अलाइन नहीं कर रहा, तो क्या आप करोगे? वो तो शायद आई थिंक थोड़े समय के बाद जैसे कोई दूसरी नौकरी मिल रही है, या फिर उसको पता लगा कि यहां पर तो अब इनसे ज्यादा ग्रोथ नहीं है, तो कभी भी बीच रास्ते में आपको छोड़ भी सकता है। कभी कभी मैंने तो ऐसा भी देखा हुआ है कि आप, अब जब आपका पूरा सपना होता है ना, जब विजन पूरा आपका होता है ना, तो आप कैसे भी करके वो को फाउंडर को लाते हो। आप सैलरी अभी के लिए विड्रॉ नहीं करते, आपको ये लगता है मेरी टीम को दे दूं, पहले को फाउंडर को दे दूं, उन सभी लोगों को सैलरी बांटते फिरते हो। और अगर अभी बिजनेस में डिप आया और एक आध 2 महीने ऐसा हुआ कि वो को फाउंडर को आप सैलरी नहीं दे पाए, तो वो तो आपको छोड़ के चला जाएगा, वो तो आपके विजन के साथ जो अलाइन नहीं होगा, जो आपने अपना सेविंग जो है वो बर्बाद करके उसको दांव पे लगा के सैलरी नहीं ली थी, वो पूरा पैसा आपने बिजनेस डेवलपमेंट के लिए डाला था, वो शायद ऐसा ना करे को फाउंडर होते हुए भी, देन व्हाट यू विल डू? कई सारी संभावना, कई सारी पॉसिबिलिटीज है मेरे यारों। और सबसे जरूरी बात यहां पर देखिए, सबसे जरूरी बात, हाँ, कि व्हाट इफ योर को फाउंडर हैज उसको
उसको जो है अगर मैं कहूँ तो हैज इंटीग्रिटी इश्यू। क्या कर लोगे आप अगर जो इंटीग्रिटी का इश्यू है, अगर आप उसके ऊपर ट्रस्ट ही नहीं कर सकते, या फिर जो है वो आपने उसको मौका दिया था, आपने उसको प्लेटफॉर्म दिया हुआ था, अब वो आप ही को जो है वो बर्बाद करने के ऊपर तुला हुआ है, उसका इंटीग्रिटी का इश्यू है, सभी लोगों को अपने साथ कर रहा है, थोड़ा सा कुछ चोरी बोरी कर रहा है पैसों की या फिर बाकी चीजों की, मैनिपुलेट कर रहा है चीजों को, इंटीग्रिटी का इश्यू आ रहा है, क्या करोगे आप? क्या इसके बाद आपके पास कोई रास्ता होगा? क्या उसके साथ पूरे जिंदगी के अभी तक के जो रिलेशन थे, वो रिलेशन को जो वो बर्बाद कर दोगे? कौन सा डिसीजन आप लोगे? तब आपकी सिचुएशन क्या होगी? मैं ये नहीं कहना चाहता कि ये चीज होगी, बट मैं ये कहना चाहता हूं कि भाई 40-50% जगह पर हमने जो देखा हुआ है वहां पर ये कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, ये दिक्कतें बाद में जो है वो पैदा होती है। तो मेरा यहां पर आप सभी लोगों को एक सजेशन यही है कि भाई ये सभी के सभी चीजों को, ये सभी के सभी मुद्दों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा जब आप अपना को फाउंडर चूज कर रहे हो। अगर जो वो को फाउंडर चूज करते समय एक एक वो कहते हैं ना, इमोशनली आप अटैच हो गए, और इमोशनली वो आपका दोस्त था, आपका लाइफ पार्टनर है, आपका कलीग था, वो भी कुछ नहीं कर रहा था, उसके पास वो तो था, हाँ, बट आप स्किल्स थी उसके पास बट विल नहीं थी, तो क्या कर लोगे? तो इमोशनली जो है वो कभी भी को फाउंडर को चूज करते वक्त डिसीजन मत लीजिएगा। राइट, तो कई सारे जो है वो चैलेंजेस आ सकते हैं, कई सारे जो है वो बाद में सवाल उठ सकते हैं, तो ये सभी परिस्थितियों को अभी से ध्यान में रखना वो आपके लिए बहुत मतलब बहुत जो है वो जरूरी है। तो यहां पर हमने ये देखा कि भाई आपके को फाउंडर को चूज करना आपकी आपके स्टार्टअप का बहुत जो है वो बड़ा डिसीजन होगा। आप शायद आई थिंक प्रोडक्ट डेवलपमेंट के अंदर, मार्केटिंग के अंदर, सेल्स के अंदर, फिनेंस के अंदर, इन सभी जगह पर बेस्ट हो सकते हो, बट अगर आप को फाउंडर में बेस्ट नहीं हो तो आप क्या करोगे? अगर वो पॉलिटिक्स खेल रहा है, पावर गेम खेल रहा है, इनफ टाइम नहीं दे रहा, बहुत ज्यादा पैसा मांग रहा है, आपके विजन के साथ अलाइन नहीं है, इंटीग्रिटी का इश्यू है, तो ये सभी परिस्थितियों से आप कैसे जो है वो निपटोगे? तो आपके मन में सवाल शायद अभी ये जो है वो आ रहा होगा, आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि हाँ, शुड यू शुड आई गो फॉर को फाउंडर, और यू शुड स्टार्ट सोलो जर्नी? हम्म तो आपको क्या मतलब, आई थिंक देखो, जरूरी भी है, एक तरफ देखें तो जरूरी भी है, एक तरफ देखें तो भाई इस तरीके की चैलेंजेस भी आ सकती है, आगे जाके कॉन्फ्लिक्ट्स भी हो सकते हैं, तो क्या हमें जो को फाउंडर लेना चाहिए, उसके लिए जाना चाहिए, या फिर शुरुआत के अंदर हमें जो है वो सोलो जर्नी ही जो है वो तय करनी चाहिए? अगर वो को फाउंडर के लिए जाते हैं तो क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए? को फाउंडर है जरूरी तो क्यों जरूरी है? कौन सी जगह पर आपको वो जो है वो मतलब आई थिंक एक एक एज अ सपोर्ट के तौर के ऊपर चाहिए? हम्म? जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, चूज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, सोलो जर्नी होनी चाहिए या फिर जो है वो को फाउंडर को चूज करने वाली आगे जो वो जर्नी होनी चाहिए? ये शायद आई थिंक आपके मन में अभी सवाल आ रहा होगा। तो ये सभी सवालों के जवाब मैं आपको जो है वो क्लास नंबर 11 के अंदर दूंगा, जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि जब आपकी जर्नी की शुरुआत होती है तब क्या क्या चैलेंजेस तो हमने पहले बात कर ली, तीन ऐसे एरियाज बताऊंगा कि जहां पर शायद आपको को फाउंडर की जरूरत पड़ सकती है, तीन जगह पर, ठीक है? इसके बाद आप डिसीजन लीजिएगा, अगर ये तीन चीजों से निपटने के लिए आप तैयार है तो क्या आपको जो है वो अकेले जर्नी शुरू करनी चाहिए? अगर आपको लगता है कि ये तीनों की तीनों चीजें वहां से हम नहीं निपट पाएंगे तो शायद आई थिंक को फाउंडर की जरूरत होनी चाहिए। तो इसके बाद हम जो है वो अगली क्लास जो होगी हमारी, उसके अंदर क्लास नंबर 11 के अंदर ये देखेंगे कि थ्री कौन से ऐसे एरियाज है कि जहां पर आपको शायद को फाउंडर की जरूरत इस पूरी जर्नी के अंदर, इस पूरी मैराथन के अंदर हो सकती है। तो अगर आप नए हैं तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा।
अगर आप जो है वो वर्किंग प्रोफेशनल है, जॉब कर रहे हैं, अगर आप एक स्टूडेंट हैं, अगर आप मतलब आई थिंक ऐसे व्यक्ति है कि अभी बस अपना स्टार्टअप शुरू करना ही चाहते हैं, या तो जो है वो स्टार्टअप शुरू कर दिया है, 1 आध साल के आसपास हुआ है, बट अभी भी जो है वो नैया आपकी पार नहीं हुई है, तो आप सभी लोगों को इस चैनल के ऊपर आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको आपकी स्टार्टअप्स की, आपके बिज़नेस की ये जो जर्नी है, उसको कैसे सफल तरीके से आगे बढ़ाया जाए, कैसे आप प्रॉफिटेबल बना जाए मतलब बन पाए, और कैसे आप जो है वो अपने स्टार्टअप को सफल बना पाए, उसी के ऊपर जो है वो बात करते हैं। अगेन फिर से एक बात बोल रहा हूँ कि एक ही मिशन और एक ही वादा लेके चले हुए हैं कि आने वाले 5 साल में कैसे भी करके भारत में 1 करोड़ स्टूडेंट्स, वर्किंग प्रोफेशनल, मतलब पूरे लोगों को अपने स्टार्टअप्स की शुरुआत करवाना है, और उन सभी लोगों को सफल तरीके से इसकी शुरुआत करना है, एक अफोर्डेबल प्राइस के ऊपर। आशा रखता हूँ कि आप सभी लोग इस जर्नी के अंदर साथ देंगे। मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए आपका और आपके परिवार का ख्याल रखिएगा। इस सेशन को, इस क्लास को बार बार देखिएगा, रिपीट देखिएगा, और अपने आप को जो मैंने सवाल यहाँ पर पूछे वो सवाल बार बार पूछिएगा, शायद आपको सही जवाब मिलेगा। धन्यवाद। मिलता हूँ क्लास नंबर 11 के अंदर। बाय बाय।